मार्गरेट कैवेंडिश की राइटिंग पढ़ेंगे द ब्लेजिंग वर्ल्ड। सबसे पहले जो है कुछ पॉइंट इसके जो इम्पोर्टेंट है, देखो मार्गरेट कैवेंडिश राइटर है, हमारे पास द फीमेल राइटर है और फीमेल राइटिंग है। इसके साथ ये जो टाइटल द ब्लेजिंग वर्ल्ड या द वर्ल्ड ऑफ द ब्लेजिंग या फिर द वर्ल्ड विद ब्लेजिंग, ठीक है, इसके कई सिविल टाइटल थे और अलग अलग टाइटल के बेस से भी ये पब्लिश की गई थी। और क्योंकि 1650s और 1660s की राइटिंग है, जिस समय चार्ल्स सेकंड ने इंग्लैंड को रिस्टोर कर दिया था। तो जैसे हमें नॉर्मली पता है 1601 में जो एलिजाबेथन एज खत्म होता है, फिर जेम्स वन यानी जैकोबियन पीरियड, फिर जेम्स वन के बाद चार्ल्स वन, और चार्ल्स वन को फिर एग्जीक्यूट करवा दिया जाएगा। चार्ल्स वन को मार दिया जाएगा 1649 में। और फिर इसके बाद हमारे पास क्योंकि यहाँ पर जो पार्लियामेंट है, दैट्स अ पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट वर्सेस जो है हमारे पास किंग की सुप्रीमेसी, इसके ऊपर बात चलेगी। और 1649 में जैसे कि चार्ल्स वन है, पहले हमारे पास जैकोबियन पीरियड जेम्स वन, देन चार्ल्स वन, कैरोलिन फेज, फिर 1649 में चार्ल्स वन को जो है वो एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। इसके बाद जो है 1649 के बाद हमारे पास क्रॉमवेल गवर्नमेंट आ जाएगी, ओलिवर क्रॉमवेल की सरकार आ जाएगी। और ये जो ओलिवर क्रॉमवेल है, ये हमारे पास क्या है, इस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट के पार्लियामेंट के रूल को जो है ब्रिटेन में माना जाएगा। फिर 1649 के बाद जो है ये जो क्रॉमवेल गवर्नमेंट है, इससे भी दुखी आ जाते हैं। फिर 1660 में चार्ल्स सेकेंड आके पूरे इंग्लैंड को फिर रिस्टोर करेगा, दोबारा से मोनार्कियल फॉर्म में ले जाएगा। दिस इज कॉल्ड द रेस्टोरेशन पीरियड ऑफ द इंग्लैंड, कि दोबारा इंग्लैंड जो है रेस्टोरेशन फेज में पहुंच गया। फिर 1600 जब हम बात करेंगे इससे आगे, यानी 28 यानी 1688 में ग्लोरियस रेवोल्यूशन होगा, जहाँ पे दोबारा से चार्ल्स सेकंड को टारगेट किया जाएगा पार्लियामेंट की तरफ से, पर फिर भी वो बच जाते हैं ना। तो इस तरह का ये सिनेरियो, और जो राइटिंग है 1666 में पब्लिश होगी। तो जहाँ 1660 में इंग्लैंड रिस्टोर होगा, उसके बाद की राइटिंग है तो फेमिनिस्ट राइटिंग है। जब हम फीमेल की राइटिंग पढ़ते हैं तो फर्स्ट साइफाई राइटिंग अगर फीमेल की है तो वो हम लोग देखते हैं कौन सी, द फ्रैंकेनस्टीन है ना, फ्रैंकेनस्टीन देखते हैं, जो मैरी शैले की है, और राइटिंग 1817 की है द फ्रैंकेनस्टीन। पर उससे कई साल पहले, लगभग या 200 साल या 180 साल के आसपास जो पहले है, वो राइटिंग आए थे ब्लेजिंग वर्ल्ड। ब्लेजिंग वर्ल्ड का मतलब एक चमकती हुई दुनिया, और ये जो राइटिंग है ये लेके आए थे हमारे पास मार्गरेट कैवेंडिश। तो दिस इज द फर्स्ट साइफाई राइटिंग। राइटिंग तो सही है, बट स्टिल इसमें कुछ बातें हैं जो पढ़ेंगे ना इसमें, तो इसमें कुछ कुछ बातें निकल के आएंगी। कई जगह इस राइटर को पागल बोला जाता था, शी इज रियली मैड, एक पागल औरत जो है वो बैठ के लिख रही है। तो कुछ भी लिख रहा है सर, कई बार ऐसा भी लगेगा कोई बच्ची है, कोई कोने में बैठी हुई वो लिख रही है कहानी, पर फिर भी इस कहानी की बहुत वैल्यू, कहानी इस तरह से बच्चे के सेंस में, क्योंकि कहानी शुरू होगी ऐसा लगेगा कि कोई क्रीम वाली दुनिया में कोई इस तरह की यूटोपिक राइटिंग लिख रहा हो, कि एक डाकू है, उसने जो है चुरा लिया एक लड़की को। तो एक डाकू है, डाकू क्या एक तरह का लुटेरा है, और वो लुटेरा आता है और किडनैप कर लेता है एक लड़की को, उसको वो किडनैप हो जाती है, उसे लेके जा रहा होता है। वो किस में लेके जा रहा है, वो समुद्र में लेके जा रहा है, और समुद्र में जाते जाते तूफान आता है, ऐसा लग रहा है किसी बच्चे ने लिखा हो। ठीक है, तूफान आता है, तूफान आने के बाद क्या हो जाता है, वो सारे मर जाते हैं, ये बच जाती है, और ये दूसरी तरफ देखती है तो दिखता है ऐसे दूसरी दुनिया दिखती है। फिर इस दुनिया से ये उस दुनिया चली जाती है, और जब उस दुनिया में जाएगी तो वहाँ के लोगों को देखती है, वहाँ के लोग जो है इसको रानी समझ लेते हैं, फिर ये वहाँ शादी कर लेगी, ठीक है, वहाँ की ये रानी बन जाएगी। फिर वहाँ रह के ये अपने आप को ही एक तरह का लेटर लिख रही है इस दुनिया में, उस दुनिया से, उस दुनिया से ये इस दुनिया में लेटर लिख रही है, और इस दुनिया से आत्मा निकल के उस दुनिया में उसके पास आ रही है, और वो उस दुनिया में इस दुनिया को फिर से बचा रही है। मतलब कुछ ऐसे लिखा, इसलिए लगता है ना किसी पागल औरत ने लिख दिया, कुछ कुछ भी आ गया मन में ना तो वो पेल दिया। पर राइटिंग इसलिए पावरफुल है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक तरह का फिलोसफिकल, साइकोलॉजिकल, इवन द साइंस का यूज़ किया गया है इस राइटिंग में बहुत। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए अबाउट द फिलोसफी और अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के बारे में, इवन दिस इवन दी के जो धरती वो गोल है या इस तरह का सीन है। तो ऐसे जो है वो काफ़ी है। बाकी अगर वैसे ग्राउंड पे आते हैं तो ऐसा लग रहा है किसी छोटी बच्ची ने एक राइटिंग लिखी है। तो इसने अपनी कंपटीशन के लिए इस बुक को भेजा भी था, कहाँ पे, यानी उस समय एक रॉयल सोसाइटी ऑफ द लंदन होती थी जहाँ पे मेन राइटर जो है वो भेजते हैं, और वहां से लिखा है एक लेटर, अरे पागल क्या भेज रखा है, ठीक है। तो मतलब इस तरह से पागल करार कर दिया।
पर फिर भी नहीं मानी, लिखती गई। चलो देखते हैं ब्रीफ बायोग्राफी ऑफ द मार्गरेट कैवेंडिश। तो मार्गरेट कैवेंडिश की अगर बायोग्राफी देखते हैं तो सबसे पहले फैमिली एक्सटेंसिव लाइब्रेरी अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी। और क्वीन जो है चार्ल्स वन की जो वाइफ का नाम है दैट्स मैरी, द क्वीन मैरी, उसकी असिस्टेंट थी ये। तो क्वीन मैरी के कोर्ट में द मेड ऑफ द ऑनर 1643 में उसकी असिस्टेंट रही है। फिर ये बाद में जो है कि चार्ल्स वन के ऊपर जब खतरा लगने लग गया तो फिर ये सब भाग गए, फ्रांस की तरफ एग्जाइल हो गए, तो ये फ्रांस में ये भी चली गई, रानी चली गई तो ये भी चली गई। वहां जाके इसने एक एक वहां पे ड्यूक था, फ्रांस का ड्यूक, वहां राजा को एक तरह का ड्यूक बोल देते हैं, एक ठीक था, एक एरिया का राजा था विलियम कैवेंडिश, उससे शादी कर ली इसने। तो पर वो उस समय जो है पहली जो है फ्रांस की हालत खराब हो रखी थी, तो उसके पास उतने पैसे नहीं थे, बट स्टिल इसने ड्यूक से शादी करी। द ड्यूक इंट्रोड्यूस द डचेस टू द न्यूमरस प्रोमिनेंट फिलोसोफर। इसी ड्यूक की जान पहचान थी भाई, उस एरिया का इतना महान राजा वाजा था वो, एक नोबल पोजीशन में था, तो उसने अपनी वाइफ को फिलोसोफर से मिलवाया, जो उस समय के बड़े फेमस फिलोसोफर थे, जैसे कि जो कि थॉमस हॉब्स। ठीक है, तो थॉमस हॉब्स जो है, और उसके बाद क्या है, रेने डेस्कार्टे। एज द ड्यूक एंड द डचेस फ्रीक्वेंटली, ये उस समय के बहुत बड़े थिंकर थे, सोशल फिलोसोफर है ना। तो सोशियोलॉजी के ऊपर काफी अच्छी पढ़ाई कर रखी थी, थॉमस हॉब्स हो गए, रेने डिस्कार्टे हो गए, इन्होंने उसकी बातों को सुनी और कोलैबोरेट भी किया, थे एडिटेड ऑन द वन ऑफ द अदर राइटिंग, बोला कि हाँ ठीक है ऐसे ऐसे करो। अब ड्यूक ने बोला है तो भाई थोड़ा तो करना ही पड़ेगा। तो monarchy and financially supporting the artist and the philosopher, and for the 15 year the Cavendish lived in Paris, ये वहीं रही पेरिस में 15 साल तक। She published her first book, The Poem and the Fantasies, in 1653। और उसके बाद कहते हैं किंग चार्ल्स सेकंड आया, जिसने इंग्लैंड को रिस्टोर करवाया, दिस वाज द रिस्टोरेशन पीरियड ऑफ इंग्लैंड। कैवेंडिश को रिटर्न टू इंग्लैंड। इसके बाद जो है जब इंग्लैंड की हालत दोबारा सही हो गई तो ये दोबारा चले गए, क्योंकि देखो चार्ल्स वन को मार दिया गया, चार्ल्स वन को मारने के बाद वहां पे पार्लियामेंट की सरकार आ गई, पार्लियामेंट गवर्नमेंट, और चार्ल्स वन की वाइफ ही असिस्टेंट थी ये, तो इसको हालात सही नहीं लगे, ऐसे भाग गई वो 1600। जब हम पढ़ रहे हैं इवन 49 में जो है ओलिवर क्रॉमवेल की गवर्नमेंट आई पार्लियामेंट की, फिर इसका भी एंड कब हो गया 1660 में। 1660 में फिर से चार्ल्स सेकेंड आया, जिसने इंग्लैंड को दोबारा वही पार्लियामेंट से हटा के किंग और मोनार्कियल फॉर्मेट में सेट कर दिया, तब ये दोबारा आ गई। And the equivalent the 100 million pound today, and still that Cavendish explained the blazing wall, she and her husband managed to live the relatively comfort life। तो ब्लेजिंग वॉल को कई ये भी मानते हैं कि किस तरह से वो अपने हस्बैंड के साथ किस तरह से प्यारी लाइफ जी रही थी, उसको भी दिखाती है। She published most of her work in 1662 and 1668। 1668 और 1662 में बहुत सारे वर्क पब्लिश करे। Many readers even thought that the Cavendish husband had written her books because they didn't believe that a woman could produce the work so sophisticated। कईयों को लगता है उसके पति ने लिखा है, ठीक है। Similarly, although Cavendish was famous, the first woman ever invited the Royal Society of London को इसे इनवाइट किया गया था, a prominent scientific society थी। द मेल साइंटिस्ट जनरली शंड, पर मेल साइंटिस्ट को लगती थी ये पागल है, शंड, हैरान हो गए वो और देखा ये कौन आ गई। इनफैक्ट थ्रू आउट हर लाइफ शी वॉज ऑफन कॉल्ड मैड मैच, ठीक है, इसको पागल औरत एक तरह का बोला गया, बिकॉज ऑफ रैम्बलिंग राइटिंग, सब बोलते थे रैम्बल करती है, कुछ भी लिख रही है, कुछ भी फेल रही है, कुछ इधर आ गया, फिर ना वो उड़ के उधर चला गया, फिर ना उधर से ये आ गया, फिर है ना हम चांद पे चले गए, इस तरह का कुछ। इसेंट्रिक स्टैंस ऑफ द साइल कि सिर्फ ये अपने बारे में सोच सोच के लिखा करती थी। सिंस 1920 1920 के बाद इसकी हवा उठ गई, क्योंकि कुछ राइटर ने इसको फेमस कर दिया, एंड इवन जैसे टी एस इलियट ने भी इसके एक आधी जगह इसके जिक्र कर रखा है। 1673 में ये मर गई और इसको वेस्टमिनिस्टर एबी में जो है वो दफनाया गया। 1600 की बात बता रहे हैं हम, यहाँ पे चार्ल्स वन है, और दो जेम्स वन का बेटा था चार्ल्स वन, जो कि अभी ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जेम्स वन का बेटा था चार्ल्स वन, और द कॉन्स्टेंटली फ्यूड विद द पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट और चार्ल्स वन के बीच में पंगे चल ही रहे थे। द बॉडी ऑफ द लैंड ओनर्स नोबलमैन बिशप, अब पार्लियामेंट का मतलब क्या हो गया, जहाँ पे लैंड ओनर है, मोटी मोटी फर्म के, नोबलमैन है, बिशप है यानी पादरी वगैरह वो सब है, वो सब जो है पार्लियामेंट के अंडर आते हो। दूसरी तरफ है किंग रूल, दैट इज कॉल्ड द चार्ल्स वन। और चार्ल्स जो है रैन आउट ऑफ द मनी, चार्ल्स के पास जो है पैसे की एकदम कमी आ गई, और क्योंकि वो कई क्या बोले थे, ही स्टार्टेड रिफ्यूजिंग टू लेट, अब उसके बाद क्या करा उसने, इलीगल टैक्सेस लगाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जो है वहां की औरतें चिढ़ने लग गई, वहां की जनता चिढ़ने लग गई, और कई सारे रिलीजियस नॉर्म्स बदल दिए उसने।
धर्म की चीजें बदलने लगी, जिसकी वजह से वो इंग्लैंड के चर्च का टारगेट बन गया। कौन? चार्ल्स वन। और हमें पता है चर्च वगैरह ये किसके अंडर आते हैं? पार्लियामेंट के अंदर। और ये रूल बदल रहा था, उसके बाद इलीगल टैक्सेस लगा रहा था। द रेबेलियन अगेंस्ट चार्ल्स वन के अगेंस्ट रेबेलियन स्कॉटलैंड में शुरू हो गया, एंड द स्कॉटिश आर्मी ने इन्वेड कर दिया इंग्लैंड में। द चार्ल्स डेस्परेटली कन्वर्ट द पार्लियामेंट व्हिच प्रॉम्प्टली टुक अ सीरीज ऑफ द लिमिट हिज पावर। और फिर क्या है, किस तरह से उसने पार्लियामेंट की पावर को लिमिट करने की कोशिश करी। फिर कह रहे हैं कि फाइनली 1642 में दोबारा से वॉर ब्रेक हुई, और इस समय जो क्वीन मैरी है या क्वीन मैरिया जो है वो भाग गई यहाँ से, क्योंकि हालत बहुत खराब हो गई थी। क्योंकि चार्ल्स वन जो है वो इलीगल टैक्सेस लगा रहा था, और क्या है कई सारे रूल बदल रहा था चर्च के, इसलिए पार्लियामेंट जो है वो उसे बहुत ज्यादा मतलब गुस्से में आ गई। 1644 में जो है क्वीन मैरी वो वहां से निकल के कहाँ चली गई? चार्ल्स वन की वाइफ सारे वो निकल के उधर भाग गए, इंक्लूडिंग मार्गरेट कैवेंडिश भी उसके साथ चलेगी। आफ्टर 2 ईयर पार्लियामेंट जो है वो जीत गई, और चार्ल्स फर्स्ट वॉज एग्जीक्यूटेड इन 1649, और चार्ल्स वन को मार दिया गया 1649 में। इसके बाद चार्ल्स वन का बेटा चार्ल्स सेकंड वो था, पर वो आ नहीं पाया क्योंकि पार्लियामेंट जीत गई है। और इसी पार्लियामेंट का जो लीडर बना वो बना ओलिवर क्रॉमवेल। इसी को क्या बोलते हैं? ओलिवर क्रॉमवेल की गवर्नमेंट। और ओलिवर क्रॉमवेल किससे था? चर्च वाली साइड से था। तो क्रॉमवेल की सरकार चली 1649 से, गवर्नमेंट 1660 तक। चार्ल्स सेकंड दोबारा से आ गया पावर में, तो 7 साल जो है एज एन पार्लियामेंट ने अपनी डिक्टेटरशिप दिखाई। नाम का पार्लियामेंट था, बस ये अपनी चलाते थे, एंड क्रिएटिंग ए बैलेंस। फिर बाद में दोबारा मोनार्कियल रूल आया 1660 में, इसे कहते हैं इंग्लैंड रिस्टोरेशन। फिर इसको भी मारने की प्लानिंग चलने लग गई, ग्लोरियस रेवोल्यूशन जिसे 1688 में कहते हैं। गन पाउडर प्लॉट भी हुआ। फिर कहते हैं ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ 1688 में, जिसमें कि विलियम जो है दोबारा बैठ गया, वो फ्रांस वाली साइड से आ गया। ठीक है, तो बस यहाँ तक, बस इतना ध्यान रखना है कि हमें किस तरह का उस समय का जो टाइम पीरियड था वो। इंग्लैंड built the parliament dominated the system, while the many historians has given within both this just modern capitalism and the democracy, कि एक तरह का कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी का ये गेम चल रहा था। and the Cavendish instead of the terrible injustice because of the destroyed, और कैवेंडिश जो है वो बहुत ही नाराज थी क्योंकि इंग्लिश के मोनार्की की पावर को डिसॉल्व कर रहे थे। कौन? यानी ये पार्लियामेंट। और इंग्लिश का जो मोनार्कियल सिस्टम है, जो मोनार्कियल पावर है वो चूर हो गया, और उसकी वजह से उसके हस्बैंड का जो है वो स्टेट जो है वो भी बर्बाद हो गया, क्योंकि इसका हस्बैंड भी फ्रांस का क्या था? ड्यूक था। अब जब इस ये देख रही है कि जो किस तरह से इसके ये जिसकी असिस्टेंट थी उसका पति चार्ल्स वन है, उसकी हालत खराब हो गई, पार्लियामेंट अपनी तानाशाही दिखा रही है, तो जो किंग के जो एक जो मोनार्क है, जो मेन राजा है, उसकी पावर किस तरह से खत्म कर दी गई थी, इससे वो काफी नाखुश थी। कैवेंडिश ने अपने इस एक्सपीरियंस को एज ए वेल्दी रॉयलिस्ट ड्यूरिंग द इंग्लिश सिविल वॉर इज एन इंपॉर्टेंट मोटिवेटिंग। तो आज हमारे पास जो कुछ भी अगर इस तरह की चीज है तो वो ये है, हम ये बोल सकते हैं ब्लेजिंग वर्ल्ड जो है ये एक यूटोपिक दुनिया है उसके लिए। यूटोपिक का मतलब ऐसी दुनिया जहाँ पे सब कुछ अच्छा हो, बेहतर हो, क्योंकि इसे लग रहा था दोबारा जो है वो किंग का रूल आ जाए, दोबारा जो है एज एन किंग जो है उनकी सुप्रीमेसी आनी शुरू हो जाए, और ओलिवर क्रॉमवेल की जो गवर्नमेंट है वो हटे। इस तरह की सोच थी, क्योंकि 1666 में है चार्ल्स सेकंड ने इंग्लैंड को रिस्टोर कराया, पर इसने सारा कुछ देख लिया ना किस तरह से ड्यूक की हालत खराब की गई, राजाओं की हालत खराब की गई, पार्लियामेंट ने अपना तानाशाह दिखाया। ये खुद का इंटरेस्ट है, देख लेना, और भी जो जो किताबें हैं जो लिखी गई है इसी के बेस पे जो राइटिंग है। ब्लेजिंग वर्ल्ड वाज हेवीली इंस्पायर्ड बाय द अर्ली यूटोपियन राइटिंग। सबसे पहले यूटोपियन राइटिंग देखो, सबसे पहले थॉमस मूर की राइटिंग आई थी। थॉमस मूर की राइटिंग आई थी यूटोपिया, वर्क का नाम ये यूटोपिया, जो कि है 1516 में। तो अब ये जो राइटिंग है, अगर साइफाई में भी अगर हम बात करें साइंटिफिक फिक्शंस राइटिंग में, साइंस की राइटिंग में और यूटोपिक राइटिंग में, तो वो यही है। द हैंडमेड टेल इसके बाद भी आई 1985, वो भी कुछ इसी से कनेक्टेड है। ब्लेजिंग वर्ल्ड के की फैक्ट। अच्छा, ब्लेजिंग वर्ल्ड का टाइटल देखो, यहीं से थोड़ा थोड़ा पागलपन दिखना शुरू हो जाएगा। The description of a new world called the Blazing World, written by the thrice Nobel illustrious and the excellent princess, the Duchess of the Newcastle। ये इसका टाइटल है। क्या कह रहे हैं टाइटल में? द डिस्क्रिप्शन ऑफ ए न्यू वर्ल्ड, एक नई दुनिया का डिस्क्रिप्शन, और इसको हम बोलेंगे चमकती हुई दुनिया, जिसे लिखा है थ्राइस नोबल, 3 बारी नोबल मिलने वाली, और इलिस्ट्रेस चमकने वाली, और एक्सलेंट खूबसूरत प्रिंसेस यानी राजकुमारी ने, द डचेस ऑफ द न्यू कैसल, जो कि डचेस है न्यू कैसल एक एरिया उसकी। दिख रहा है ना पागलपन?
रिटर्न है इंग्लैंड में, लिखी गई है 1666 में, अर्ली मॉडर्न राइटिंग में आती है। अच्छा ये क्या क्या किस जॉनरा से है? प्रोज फिक्शन भी है, प्रोटो नॉवल भी है, साइंस फिक्शन भी है, यूटोपिक राइटिंग भी है, फेमिनिस्ट लिटरेचर भी है, फिलोसफिकल भी है, मेटाफिक्शन भी। अच्छा मेटाफिक्शन यहाँ समझना थोड़ा सा, क्योंकि खुद ही बुक के अंदर अपनी उससे बात कर रही है, एक बुक के अंदर एक और बुक की कहानी चल रही है, और जो कि ऐसा लग रहा है कि ये बुक के अंदर घुसी, खुद तो राइटर है ही, और राइटर के बाद खुद ही एक कैरेक्टर बन गई उसके अंदर, और उस दुनिया से इस दुनिया, इस दुनिया से उस दुनिया। दिस इज कॉल्ड द मेटाफिक्शन, जहाँ पे खुद ही कहानी ये बताए कि वो खुद कहानी है। मेटाफिक्शन इसी को बोलते हैं। वेर स्टोरी, जहाँ पे स्टोरी रिवील्स दैट, क्या रिवील करेगी कि वो खुद ही एक स्टोरी है, द कैरेक्टर रिवील दैट कि वो खुद एक कैरेक्टर है, दैट्स अ पार्ट ऑफ द स्टोरी, कि वो भी एक कैरेक्टर है, वो भी एक तरह का किरदार है उसी कहानी में। तो दिस इज कॉल्ड मेटाफिक्शन, और मेटाफिक्शन का एक परफेक्ट एग्जांपल है। तो विद स्टोरी एंड स्टोरी हमें दिख रहा है, और कहानी में ऐसा लग रहा है कि कहानी के अंदर एक और कहानी मूव कर रही है। सेटिंग किस तरह का वो देखेंगे, सोशल डायमेंशन एंड इवन द जेंडर रोल्स, इस तरह का कंसेप्ट भी है। एक्स्ट्रा क्रेडिट देखो क्या है इसमें, द ब्लेजिंग वर्ल्ड on the two separate occasions 1666 and 1668। तो यहाँ पे each time she published the both the combined edition with observation upon the experimental philosophy। एक बार इससे पब्लिश करवाया इसने कि मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ फिलोसफी के साथ, एंड द स्टैंड अलोन द एडिशन ऑफ द लेडीज टेक नो डिलाइट इन द फिलोसफिकल आर्ग्यूमेंट। और एक और से आई कि जो औरतें हैं उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता फिलोसफिकल आर्ग्यूमेंट में, पर फिर भी जो है इस तरह का वर्क में लेके आई हूँ। इन दिस एडिशन शी एड्रेसेस द बुक प्रीफेट विद द नोट टू द रीडर, और उसमें लिखा हुआ है ये सिर्फ पढ़ने वालों के लिए है, टू ऑल दी नोबल एंड दी वर्दी लेडीज, जो अमीर औरतें हैं और सभी महान औरतों के लिए लिखी गई है, ठीक है। द फेमिनिस्ट ट्रायल ब्लेजिंग, कैवेंडिश वाज लार्जली इग्नोर्ड ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम, सबने इग्नोर मारा इसे, एंड फॉरगेटन अंटिल द मेजर फेमिनिस्ट राइटर, और आगे भी सब भूल गए इसे। टुडे शी इज रिसीविंग मोर, पर आगे जाके इसकी थोड़ी बहुत हवा बन गई, क्योंकि जब इसकी राइटिंग को जो है वो कुछ राइटर्स इवन उठा के लेके आए, और उन्होंने बोला कि नहीं इसकी राइटिंग जो है काफ़ी अच्छी है। एक्टर्स जो कार्लसन यंग हैड रिटन एंड डायरेक्टेड एंड स्टार्ड द टू फिल्म। कार्लसन यंग ने इसके ऊपर 2 मूवी बनाई है, द ब्लेजिंग वर्ल्ड एंड द कैवेंडिश वर्क, वहाँ से ये और फेमस हो गई। बाकी सी एस ल्यूइस से बहुत फेमस राइटर है, उनके वर्क में भी इनके बारे में जो है मतलब कैवेंडिश के बारे में मेंशन है। सी एस ल्यूइस जो कि इंस्पायर हुए थे इसकी राइटिंग से, जैसे बोला था रीड के भाई ये जो राइटिंग है वो सी एस ल्यूइस के वर्क में आ गई, तो मतलब बहुत फेमस होगी। कई राइटिंग लिखी है, स्पेस ट्रायोलॉजी, इस तरह की बहुत फेमस राइटिंग है सी एस ल्यूइस की। इसके साथ साथ जो है वर्जीनिया वुल्फ, जो कि अपनी फेमस राइटिंग के लिए जो कि है रूम ऑफ वन सॉन, अ रूम ऑफ वन सॉन, जो कि फेमिनिस्ट राइटिंग है, कि एक लड़की को क्या चाहिए, सिर्फ उनका एक कमरा चाहिए, एक पेन चाहिए, ताकि वो कुछ भी लिख सकती है और वो अपनी बातों को दूर दूर तक फैला सकती है। रूम ऑफ वन सॉन बहुत फेमस राइटिंग है। जैसे कि एक और फेमिनिस्ट राइटिंग है मैरी वुल्सन क्राफ्ट की, द विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द वुमेन, ठीक है, वो भी बहुत फेमस राइटिंग है। इसी तरह की उस राइटिंग में, तो इस तरह के फीमेल की राइटिंग में काफी नाम रखा गया कैवेंडिश का। तो वर्जीनिया वुल्फ और सी एस ल्यूइस इन्होंने बहुत फेमस कर दिया। However, that not until the feminist movement 1970s के बाद जो है स्कॉलर्स ने उठाना शुरू कर दिया इनकी राइटिंग को, मतलब कैवेंडिश की राइटिंग उठानी शुरू कर दी, और बोला कि अरे नहीं यार बिल्कुल हट के लिखा है इसने। डेविड कनिंग डेविड कनिंग इन्होंने इसने भी बोला कि यहाँ पे दैट हर वर्क इज इम्पोर्टेंट फॉर अ नंबर ऑफ रीजन, कई सारे रीजन की वजह से इसकी राइटिंग इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले ये कि सबसे शुरुआती अर्ली साई-फाई राइटिंग है, साइंस फिक्शन राइटिंग है। उसके बाद ये फिलॉसफी को प्रेजेंट करती है, साइंस को प्रेजेंट करती है, और कई सारे बोल्ड क्वेश्चन रेज करती है, जो कि जिसका आंसर उस समय कोई नहीं जानते थे, इवन अभी भी कई सारे कंसेप्ट ऐसे हैं जिसको नहीं जानते। और स्पेस जैसे कंसेप्ट को दिखाया गया, और इस दुनिया से दूसरी दुनिया की बात, इवन जो ट्रांसपोर्टिंग मैकेनिज्म है और ट्रांसडेंटलिज्म है वो दिखाया गया है इसमें। और बाकी तो थॉमस हॉब और डेविड ह्यूम ने और इस राइटिंग को जो है फेमस कर दिया। बोला द कैवेंडिश इज इंपॉर्टेंट इज दैट इट एंटिसिपेट्स सम ऑफ द सेंट्रल व्यूज एंड द आर्गुमेंट कॉमनली एसोसिएटेड विद द फिगर्स। थॉमस हॉब आगे जो कंसेप्ट रखा उन्होंने, और जो डेविड ह्यूम जो कंसेप्ट रखते हैं अबाउट द सोसाइटी, इस तरह की कंसेप्ट जो है बहुत पहले ही रख दिया था किसने, कैवेंडिश ने। अच्छा यहाँ से समरी की शुरुआत होगी, तो थोड़ा देख लेना किस तरह की कहानी है। कह रहे मार्garet Cavendish 17th century tale The Blazing World follows the young lady that who becomes the all powerful empress of the fantastical parallel world। एक दो पैरेलल दुनिया दिखाई गई है, और एक ऐसी लड़की दिखाई गई है जो कि मार्गेट खुद कैवेंडिश है, जो बहुत पावरफुल हो जाती है।
एवरीथिंग कह रहे थे, एवरीथिंग फ्रॉम द पॉपुलर रिलीजन टू द लॉस ऑफ द नेचर, सब कुछ लिखा हुआ है। वाइल फ्रीक्वेंटली कॉल्ड द यूटोपियन फेमिनिस्ट लिटरेचर, इसीलिए इसे यूटोपियन फेमिनिस्ट लिटरेचर के अंडर गिना जाता है। एक ऐसी दुनिया जहाँ पे फीमेल को सब कुछ मिल रहा हो, आज़ादी, इक्वालिटी, है ना, क्रीम की दुनिया, चॉकलेट भरी, वो सारे वो सब यूटोपिया है। एंड अर्ली नॉवल, सबसे शुरुआती नॉवल है साइफाई की, अगर हम वुमेन की बात करें तो वो कौन है, मार्गरेट कैवेंडिश। द ब्लेजिंग वर्ल्ड वॉज एक्चुअली पब्लिश लॉन्ग बिफोर दिस जॉनरा, कह रहे हैं जो बाद में लोगों को पता चला कि साईफाई राइटिंग होती है, पर उससे कितने साल पहले ही जो है ब्लेजिंग वर्ल्ड को यहाँ पे कैवेंडिश लिख रही है। She published the fanciful Blazing World along with her the rigorous observation upon the experimental philosophy, और बोला ये experimental philosophy का पार्ट है। एट द बिगनिंग, शुरुआत जैसे होती है कहानी की ब्लेजिंग वर्ल्ड की, लस्टफुल मर्चेंट किडनैप, एक बिल्कुल शरीर की आग वाला मर्चेंट होता है, व्यापारी होता है, जिसकी नजर इसी के ऊपर होती है। ठीक है, वो किडनैप कर लेगा यंग लेडी को, एक यंग लेडी को किडनैप कर रहा है वो, होपिंग, वो सोचता है इससे शादी कर लूंगा एज पनिशमेंट, और जो उसे पनिशमेंट देते हैं भगवान, गॉड्स ब्लो द मर्चेंट शिप टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल, भगवान कहते हैं जा तेरे जहाज को नॉर्थ पोल की तरफ, वो उसे लूट के, मतलब इसको किडनैप करके लेके जा रहा था। भगवान बुरा मान के, भाई इतनी सुंदर लड़की कैसे उठा के लेके जा रहे हैं, तो भगवान ने बोला जा तेरे जहाज को नॉर्थ की तरफ भेज देता हूँ। When the ladies world meets, और वहां जाके, और कहते हैं मर्चेंट के जो है जहाज उस तरफ निकल गया, जाते जाते जो है कई सारे मर गए, सब रास्ते में मर गए, और यही बची, देखो ये बची, सिर्फ सब मर गए। और when the ladies world meets another pole of another world, और कहते हैं जैसे ही वो नॉर्थ पोल के पास पहुंची, जैसे ईस्ट वेस्ट से नॉर्थ एंड साउथ, तो कह रहे एक पॉइंट ऐसे में पहुंच गए जहां से दूसरी दुनिया की शुरुआत होगी। द मर्चेंट एंड क्रू फ्रीज टू डेथ, कह रहे मर्चेंट और उसके साथ जितनी भी भीड़ गई थी सब मर गए, बट द लेडी सर्वाइव, पर वो बच गई। और वो देखती है एक दूसरे दुनिया में, वो चमकती हुई दुनिया, बहुत ही खूबसूरत दुनिया, वो है ब्लेजिंग वर्ल्ड। देखो कितनी खूबसूरत दुनिया चमक रही है। विच इज फुल ऑफ द क्यूरियस हाइब्रिड क्रीचर, वहां पे हाइब्रिड लोग हैं, और ये हाइब्रिड मैकेनिज्म जो है वहां देखने को मिलेगा सब कुछ, जैसे भालू इंसान, मछली इंसान। ठीक है, कह रहे हैं कि who have the bodies of the animal, जिनका शरीर तो जानवर वाला है, बट वॉक टॉक, वो बोलते भी है, चलते भी है, एक्ट लाइक ह्यूमन, इंसानों की तरह, जैसे द बियर मैन। ठीक है, बियर मैन दिख रहा है, एक मतलब एक भालू वाला इंसान है, ऊपर से पूरा भालू है ऐसे, और नीचे से जो है वो इंसान है, तो कैसा भालू बन गया। that who live near the blazing world, I see North Pole, वो वही था नॉर्थ पोल की तरफ। ठीक है, फाइंड द मर्चेंट शिप, उसे दिख जाता है मर्चेंट शिप, अरे ये देखो ये लोग तो मरे हुए हैं, और वो इसी को बचा के लेके जाता है, इसको लेके चला जाता है भालू इंसान। वो दूसरी दुनिया का भालू इंसान है, ये यहाँ से उस जगह गई, दूसरी दुनिया में पहुंच गई, और यहाँ पे बर्फ जमी हुई है, यहाँ पे उसे कौन मिला, द बियर मैन, भालू वाला मर्द, और वो उसे ले गया। शी इज एन अनयूजुअल टू द ब्लेजिंग वॉल इनहैबिटेंट, वहां के लोगों के लिए बिल्कुल ये अलग थी। सो दे ब्रिंग हर टू देयर एम्परर, तो वो ले गए, चलो 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 इसे राजा के पास लेके चलते हैं, तो अलग औरत लग रही है। हु लिव्स इन ए पैलेस, और एम्परर जो है, जो वहां दूसरी दुनिया का जो वहां का जो राजा था, वो एक पैलेस में रहता था, इन द गोल्ड एंड द ज्वेल सेटेड सिटी ऑफ पैराडाइज, और उसके जो वो बिल्कुल एक, उसका जो पूरा महल था वो सोने से और ज्वेल से, यानी अलग अलग हीरो से, ऐसा लग रहा था कि भाई बिल्कुल जो है स्वर्ग हो। द एम्परर बिलीव्स द लेडी टू बी गॉडेस, और एम्परर को देखता है कि भाई इसे भी वो लगती है कि ये गॉडेस है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ये भी बहुत तैयार थी, ये जो जा रही थी ना, ये उसे लूट के ले गया, मतलब वो किडनैप करके ले गया, और जब वो लेके जाते तो इसने भी गोल्ड वोल्ड पहन रखा था, तो वहां के दूसरे दुनिया के राजा ने देखा, अरे ये भी गोल्ड पहनती है, ये तो अच्छी है। ठीक है, और बोला नहीं नहीं मुझे तुझसे शादी करनी है, ठीक हो गया, तुझे शादी करनी है, कॉल मोहल्ले लग गया वो दूसरे जो दुनिया का राजा। ही ग्रेशियस से मैरिज हर, और शादी भी हो गई, और बोलता है चाह मैंने तुझे पूरी शक्ति दे दी, इस पूरे वर्ल्ड की शक्ति तेरे पास, जाए ना, तो इतनी खूबसूरत है। अब लेडी जो यहाँ से वहां गई, वो वहां की क्या बन गई, एम्प्रेस, ये वहां की रानी बन गई। वो अपने पावर का इस्तेमाल करती है, लर्न एवरीथिंग दैट शी कैन अबाउट द ब्लेजिंग वर्ल्ड, उस नई दुनिया के सब कुछ वो सीखती है। शी लर्न्स दैट द वर्ल्ड इनहैबिटेंट ऑल स्पीक और सेम लैंग्वेज, वो देखती है यहाँ के सभी लोग एक ही भाषा में बात कर रहे हैं, एक ही धर्म है यहाँ पे, सभी जो है लोग जो है सेम, और सभी लोग जो है ऑल पावरफुल एम्peror, सारे एम्peror पावरफुल है। ईच स्पीसीज ग्रुप लिव्स इंडिपेंडेंटली, हर जो स्पीसीज है वो अलग अलग रहती है, और सबका एक यूनिक प्रोफेशन है,
सब बहुत प्यार से रहते हैं और लड़ते नहीं है। यूटोपिक व्यू। द गूस लाइक बर्ड मैन, वहां पे एक चिड़िया मर्द था, चिड़िया मैन, ठीक है। द किंगडम एस्ट्रोनॉमर, वो वहां का एस्ट्रोनॉमर था जो एस्ट्रोनॉमी की पढ़ाई कर रहा था, खगोल की पढ़ाई, यानी अलग अलग जो है प्लैनेट्स कैसे है ये। टेल द एम्प्रेस अबाउट द ब्लेजिंग वर्ल्ड सन, वो वहां बताता है एम्प्रेस को यानी रानी को कि इस ब्लेजिंग वर्ल्ड के सन के बारे में, मून के बारे में, स्टार के बारे में। इसीलिए तो उसे चिड़िया बनाई है, देख लो कितना बचकाना दिमाग है। भालू इंसान को क्यों बनाया, क्योंकि वो नॉर्थ पोल में काफी ठंड होती है, तो इसको बचाने के लिए वहां चिड़िया मैन नहीं लेके आई, किसको लेके आई है, भालू मैन को। वो लेके अब इसको बता रही, ये मदद कर रहे हैं कि जो चिड़िया मैन था वहां पे, वो मदद कर रहा है कि हम आपको दिखाते हैं, देखो मैं अब रानी आपको बताऊंगा कि सन मून क्या है, क्योंकि चिड़िया उड़ सकती है। इतना ही कैवेंडिश का दिमाग उड़ा इस लेवल तक, तो उसने एक कैरेक्टर बना दिया बर्ड मैन। इसके बाद बियरमैन आ गया, हुआ एक्सपेरिमेंटल फिलोसफर। बियरमैन भी बड़ा फिलोसफर बताया गया। वो टेलीस्कोप का इस्तेमाल करता है टू टेस्ट बर्ड मैन्स हाइपोथेसिस, ताकि वो चिड़िया मर्द की जो उसने बोला है कि भाई ऊपर इस तरह की चीजें होती है उसे देख सके। और उसके बाद वो एम्प्रेस को भी दिखाते हैं, एम्प्रेस को कि देखो वो देखो कि किस तरह से छोटी छोटी ऑब्जेक्ट दिख रही है, लाइक ए फ्लाइज आईज एंड द पीस ऑफ द चारकोल। द फिश मैन, उसके बाद फिश मैन दिखते हैं वहां पे, मछली मर्द। वॉर्म मैन, और थोड़े थोड़े जो वॉर्म यानी कीड़े वाले वो मैन, ये नेचुरल फिलोसफर थे वहां के। टीच हर अबाउट द ब्लेजिंग वर्ल्ड एनिमल, वो जानवरों के बारे में बता रहे हैं। एप मैन भी है वहां पे जो केमिस्ट था, ठीक है, वो सारे केमिकल केमिकल का वो ही दिखता था, बेसिक एलिमेंट के बारे में वो जानता था। बट अदर ग्रुप, और भी ग्रुप थे जैसे कि लाइस यानी जुए, सर के जुए, वो भी मैन था वहाँ। तोता मैन भी थे वहां पे, ठीक है। ह्यूमिलेट देमसेल्फ व्हेन दे प्रेजेंट देयर शोडी वर्क, वो भी अपना काम दिखाते, रानी रानी देखो हम जुआ मैन हैं, हम जुए वाले मर्द हैं, हमारे एक्सपेरिमेंट को देखो। एक ने बोला हम तोते वाले, हमारे देखो। रानी बोला चल तुम सबके काम गंदे हैं। एम्प्रेस बैनिशेस देम फ्रॉम हर पैलेसेस, पैलेस सॉरी। एम्प्रेस उन सबको निकाल देती है, लाइस मैन को, पैरेट मैन को, निकल जाओ मेरे दरबार से, और सबको कह देती है तुम सबका यहाँ आना जाना बंद। शी ब्लेम द ब्लेजिंग वर्ल्ड रिलीजन, और वो कहती है ब्लेजिंग वर्ल्ड का धर्म जो है, इसी वजह से ये लोग फेल हो रहे हैं। सो ही डिसाइडेड टू कन्वर्ट इट पीपल टू हर ऑन, तो वो कहते इनके धर्म को अपने धर्म में बदल देती हूँ। लग रहा है ना इसके साथ जो जीवन में हो रहा है वही हरकतें कर रही है, वहां पे देखो क्या चल रहा है। वहां पे देख रहे हैं हम पार्लियामेंट है, उसके साथ साथ जो है ना देख रहे हैं ना किस तरह के, एक तरफ पार्लियामेंट है और चार्ल्स वन है। शी बिल्ड्स द टू चैपल्स, वो दो चैपल्स बनाती है। वन ऑफ द ब्लेजिंग वर्ल्ड शाइनिंग स्टार स्टोन, दो एक तरह का अलग अलग एरिया बनाती है। एक का नाम रखती है शाइनिंग स्टार स्टोन, चमकते हुए स्टार पत्थर, और दूसरे का नाम रखती है बर्निंग फायर स्टोन, और दूसरे का नाम रखती है यानी जलते हुए फायर स्टोन यानी पत्थर। इसके बाद क्या होता है, क्या क्या राइटिंग है यार। ऐसा लग रहा है किसी सेकंड क्लास की बच्ची है ना साइड में बैठी हुई लिख रही है। नेक्स्ट, द एम्प्रेस मीट द इममेटीरियल स्पिरिट। अब एम्प्रेस फिर मिलती है एक ऐसी आत्मा से जिसका शरीर नहीं होता। हु आर द ब्लेजिंग वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस थियोरेटिकल फिलोसफर, ये ब्लेजिंग वर्ल्ड के सबसे थ्योरीज में और फिलोसफी में ऊपर थे। क्यों, क्योंकि इनकी कोई शरीर नहीं था। एंड द स्पिरिट कैन ट्रेवल एनीवेयर, वो कहीं भी जा सकते थे। और लर्न एनीथिंग दे विश, वो कुछ भी सीख सकते थे। द एम्प्रेस आस्क्ड द स्पिरिट टू एक्सप्लेन द क्रिएशन। एम्प्रेस पूछती है स्पिरिट से, चलो बताओ ये दुनिया कैसी बनी। एंड यूनिवर्स टू हर बिकॉज शी विशेस टू राइट ए कबाला, क्योंकि वो कबाला लिखना चाहती थी, एक शॉर्ट नोट एक तरह का। तो कबाला यहाँ पे सिंपल देखो आगे बता भी लिखा, कबाला क्या है, एक फिलोसफिकल वर्क जो कि भगवान के बारे में, आत्मा के बारे में और शरीर के बारे में जो राइटिंग है, दैट्स द कबाला। वो कबाला लिख रही थी और उसको इसकी नॉलेज चाहिए थी। उसने बोला बताओ। द स्पिरिट एक्सप्लेन दैट द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ द सेल्फ मूविंग मैटर। स्पिरिट बताती है पूरी दुनिया मैटर से बनी हुई है, एंड सोल इज रियली जस्ट द रेशनल पार्ट ऑफ बीइंग। और जो इस मैटर का जो तर्क है, रेशनल यानी हम जो तर्क रखते हैं, जो कि इसकी राइटिंग में खुद ही नहीं है, ठीक है, उसका जो पार्ट है वो क्या है, आत्मा है, बीइंग द मटेरियल। बट व्हेन द एम्प्रेस आस्क्स अबाउट द ओरिजिनल सिन, अब एम्प्रेस पूछती है तो बताओ असली पाप क्या है। अच्छा लग रहा है ना कहीं ये जो राइटिंग है ये डॉक्टर फॉस्टर्स की याद दिला रही है। डॉक्टर फॉस्टर्स भी तो ये क्वेश्चन पूछता है दुनिया कैसी बनी है, मेफिस्टोफेलिस से कौन कैसे आया,
है ना, कि सच्ची बताओ पाप क्या है, पुण्य क्या है, 7 डेडली सिन सेम। द स्पिरिट सडनली डिसअपियर, जैसे वो पूछती है कि ओरिजिनल सिन असली पाप क्या है, तो वो गायब हो जाती है। साफ टेप रखा है किससे, जब डॉक्टर फॉस्टर्स जो है, फॉस्टर्स जब पूछता है, डॉक्टर फॉस्टर क्रिस्टोफर मार्लो की राइटिंग, जिसमें डॉक्टर फॉस्टर्स जो किससे पहले लिखी गई है कितने, जब फॉस्टर्स पूछता है, किससे पूछता है यहाँ पे, हाँ मेफिस्टोफेलिस से, बताओ पाप क्या है, तो और ये आत्मा का क्या करते हो तुम, कैसे कह दो, वो भी गायब हो जाता है। एंड दे गेट बैनिश द अदर साइड ऑफ द प्लैनेट। द एम्प्रेस रिकनेक्ट विद द स्पिरिट, अब एम्प्रेस वो दूसरी तरफ भाग जाता है, फिर एम्प्रेस दोबारा उस आत्मा से जुड़ती है। एंड आस्क इफ वन ऑफ देम हु कैन सर्व स्क्राइब टू हेल्प हर विद, कहते मेरे को बताओ जो मेरी मदद करे कबाला लिखने में, बताओ मुझे। दे एग्री टू सेंड अ प्लेन एंड रेशनल वुमेन राइटर, वो कहते, वो उस आत्मा कहती है ठीक है हम बता देंगे, हम तुम्हारे पास एक प्लेन, मतलब बिल्कुल प्लेन राइटर और रेशनल तार्किक राइटर भेजेंगे, एक वुमेन राइटर जो बहुत महान है, जो है डचेस ऑफ न्यू कैसल। वो डचेस है कहा, न्यू कैसल जगह की, और जिसका नाम क्या है, मार्गरेट कैवेंडिश, ये खुद ही। तो ये खुद ही अपना रेफरेंस दे रही है, ऐसा लग रहा है बुक के अंदर एक और बुक मूव हो रहा है। तो ये वो जो उधर वाली जो है वो क्या है, वो एम्प्रेस है, और इधर वाली क्या है, डचेस है। वो किधर है, वो ब्लेजिंग वर्ल्ड में, चमकती दुनिया में। और ये जो डचेस है, ये कहाँ रह रही है, ये अर्थ पे यानी धरती पे। Duchess of the Newcastle that who advises Empress to write her Cabala as a fictional allegory, जो कि बताती है किसको, एम्प्रेस को, कि आप जो लिख रहे हो उसे फिक्शनल वे में लिखो। एलिगरी का मतलब सिंबल यूज करो और फिक्शनल में यूज करो। तो यहाँ ये खुद ही अपनी राइटिंग के बारे में बता रही है, और ये भी बता रही है कि मैं क्या लिख रही हूँ। देखो कैसे हिंट देके बता रही है कि मैं फिक्शियस राइटिंग लिख रही हूँ, झूठी राइटिंग, और एलिगरी इस्तेमाल कर रही हूँ, सिंबल, एक्सटेंडेड सिंबल। मेरे में जो भालू मैन है वो भालू मैन नहीं है, उसके पीछे बहुत बड़ी बात है, इस तरह का। द टू वुमेन बिकम ए प्लेटोनिक फ्रेंड, वो दोनों औरतें दोस्त बन गई, एक ब्लेजिंग वर्ल्ड की एम्प्रेस और दूसरी डचेस, ईडी, ऐसे याद कर लो। ये दोनों जो है प्लेटोनिक फ्रेंड, आत्मिक दोस्त बन गए। देयर सोल फ्रीक्वेंटली विजिट वन अनदर, उनकी आत्मा किसी का आत्मा वहां से यहाँ आती, यहाँ से वहां जाती, ये चल रहा था। ऑन ए विजिट टू द ब्लेजिंग वर्ल्ड, जैसे ब्लेजिंग वर्ल्ड गई, डचेस को बुलाया, भाई चाय पानी पे आ जाओ हमारी दुनिया में। डचेस एडमिट दैट शी विशेस दैट शी कुड कॉन्कर अ वर्ल्ड फॉर हरसेल्फ। डचेस कहती यार काश मैं भी ना एक दुनिया अपना खुद का जीत लेती। ये डचेस बोल रही है जो कि वहां गई। बट द स्पिरिट कन्विंस, पर वहां की जो आत्मा थी वो बोल रही थी नहीं, आप अपनी एरिया में ही राज करो। लेटर द एम्प्रेस विजिट द डचेस वर्ल्ड, अब एम्प्रेस की बारी है, वो आई है डचेस की दुनिया में। वेयर दे विजिट लंदन थिएटर, जहां वो आके लंदन के थिएटर में घूमती है। ऑब्जर्व द इंग्लिश मोनार्की, और अंग्रेजों की मोनार्किल सिस्टम को देखते, देखो पॉइंट मार रही है अभी कि मोनार्की सिस्टम जो है किस तरह से जो है क्लोज, वो खत्म होने वाला है। एंड मीट द डचेस कैवेंडिश, इनक्रेडिबली वाइज, ऑनेस्ट, विटी, कॉम्प्लेसेंट एंड नोबल। और जब वो मिलती है डचेस से, मतलब यहाँ के डचेस से, तो कहती वाह कितनी अच्छी है, समझदार है, बिना कंप्लेन की नोबल है ये तो औरत, अपनी तारीफ कर रही है खुद ही। क्योंकि अब एम्प्रेस आई है डचेस से मिलने के लिए, डचेस बता रही है और बोलती है नोबल हस्बैंड, तो सॉरी वाइस ऑनेस्ट, इसका जो हस्बैंड है वो कितना प्यारा है, अपनी नहीं हस्बैंड की, ड्यूक ऑफ न्यू कैसल, कितना प्यारा इसका हस्बैंड है। हु हैज लॉस्ट मोस्ट हिज वॉइसेस, क्योंकि इंग्लिश के सिविल वॉर में, सिविल वॉर क्यों हो रहा है, क्योंकि किंग वर्सेस पार्लियामेंट, इसी को सिविल वॉर बोल रहे हैं। क्यों कह रहे हैं इसका हस्बैंड कितना प्यारा और शरीफ है, जो कि सब कुछ खो दिया जिसने। अब ऐसा लग रहा है रियल हिस्ट्री की में घुस गई है। द डचेस आस्क फॉर द एम्प्रेस हेल्प, डचेस कहती है मदद कर दो। ये जो डचेस है यानी जो अर्थ में है, धरती पे यानी ब्रिटेन में, वो कह रही है एम्प्रेस की मेरी मदद करो। हेल्प कन्विंसिंग फॉर्च्यून, फॉर्च्यून को पटाओ। अब ये फॉर्च्यून क्या है, किस्मत, किस्मत को पटा लो प्लीज। अब ये राइटिंग किसकी कॉपी लग रही है यहाँ पे, ये है तुम्हारे पास जॉफरी चौसर। चौसर की भी कई सारी राइटिंग पढ़ी होगी, उसमें वो ड्रीम इमेजरी यूज करता था। जैसे उसकी कहानी में एक कैरेक्टर लालच है, एक कैरेक्टर शर्म है, तो लालच आ रही है शर्म के पास, शर्म कहती है यार ठीक है तू आ गई इसीलिए मुझे ना मैं यहाँ नहीं आऊंगी, मतलब या मतलब जहां लालच है वहां शर्म नहीं है, तो शर्म वहां से चली जाती है। यानी कैरेक्टर जो है वो अपने गुण को भी कैरी कर रहा है, इवन दैट वो अपने नेम को भी कैरी कर रहा है। द नेम स्टैंड फॉर अगेन द रोल दैट वन इज प्लेड इन दैट राइटिंग। तो जो रोल है एंड द नेम है, दोनों सेम चीज मूव कर रहे हैं पैरेलल वे, वो ही चल रहा है। किसको मना रहे हैं, किस्मत को। किसको बोल रही है ये डचेस बोल रही है एम्प्रेस को कि आप किस्मत को पटाओ।
कि वो मेरे जो है हस्बैंड को डिसफेवर ना करे, वो फेवर ही नहीं करा मेरे हस्बैंड को। अगर किस्मत जाके मेरे हस्बैंड को जाके फेवर करे, बोले वाह तुम अच्छे हो, तो देखना दोबारा से राजा वाला सीन आ जाएगा ब्रिटेन में। ऑनेस्टी और प्रूडेंस स्पीक ऑन द ड्यूक बिहाफ के अब कह रहे हैं ऑनेस्टी भी आ जाती है वहां पे, ईमानदारी भी, और प्रूडेंस भी, प्रूडेंस समझदारी भी, दोनों आ जाते हैं। वो ड्यूक के बिहाफ पे बात करती है, सही सही। मतलब जो ड्यूक है, ड्यूक मानी, ड्यूक मतलब कौन है, वही डचेस का जो हस्बैंड है, कि प्लीज है ना, ये ईमानदार भी है और अच्छा भी है, नेक है, तो तुम मान जाओ ना फॉर्च्यून। बट नीदर ऑफ देम मैंने, पर कोई दोनों में से फॉर्च्यून को पटा नहीं पाता। फॉर्च्यून पे 3 के जैक लग रहे हैं, ऑनेस्टी का, प्रूडेंस का, और सॉरी हाँ एम्प्रेस का। क्योंकि डचेस ही तो बोल रही है एम्प्रेस को कि मनवा दो, कि भाई बोलो कि किस्मत को जाके बोलो फॉर्च्यून को कि वो मान जाए और मेरे पति से प्यार कर ले। वो तो वो बोलती है ठीक है मैं जैक लगाती हूँ, पर एम्प्रेस की जैक भी रह गई, ऑनेस्टी की जैक भी रहेगी, प्रूडेंस की। डचेस रिजॉल्व, डचेस कहती है ठीक है फिर रहने दो बहन, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जो फॉर्च्यून, फॉर्च्यून ने बोला लर्न टू एक्सेप्ट फॉर्च्यून फॉली, अब फॉर्च्यून ने जो गलती करी है वो तो भुगतना ही पड़ेगा मेरे पति को, कोई नहीं हम सह लेंगे। Fortune trial, the Empress note that she has created the division in the blazing world by introducing a new religion। अब यहाँ पे इसके बाद चल रहा है, यहाँ पे अब यहाँ पे क्या चल रहा है, ट्रायल चल रहा है। आफ्टर कह रहे हैं, अब देखो आफ्टर द ट्रायल, ये ट्रायल है, ट्रायल का मतलब क्या है, जहाँ पे पूरी बातें चल रही है, फॉर्च्यून आया हुआ है, सब बातें कर रहे हैं। एम्प्रेस नोट करती है कि दैट दी that she has created division in the blazing world by introducing, वो कहती है कि यार मैंने एक नया धर्म शुरू करके ना इस पूरे ब्लेजिंग वर्ल्ड में और डिस्टर्ब कर दिया। शी रिजॉल्व टू रिटर्न टू द ओल्ड सिस्टम, वो कहती है दोबारा से पुराने सिस्टम में चले जाओ। अच्छा इनका पुराना सिस्टम क्या था, वन सोवरेन, वन रिलीजन, वन लॉ, वन लैंग्वेज, सब कुछ एक, एक भाषा, एक धर्म, एक आजादी, सब। तो यहाँ एम्प्रेस ने, सॉरी हाँ एम्प्रेस ने इसको बदल दिया था, उसके बाद दोबारा इसी पे शिफ्ट कर दिया। सेकेंड एडिशन में ब्लेजिंग वर्ल्ड के, द एम्प्रेस लर्न दैट अ वॉर वाज ब्रोकन आउट बैक इन नेटिव वर्ल्ड। उस सेकंड जो सेक्शन है ब्लेजिंग वर्ल्ड का, उसमें एम्प्रेस को पता चलता है कि एक लड़ाई हो रखी है, एक आसपास के जो नेटिव वर्ल्ड मतलब उसके खुद के एरिया में जो है लड़ाई हो रखी है, एंड हर कंट्री इज बीइंग डिवास्टेड, और उसका जो देश है वो बर्बाद होने जा रहा है। अब ये एम्प्रेस कहाँ से आई थी, नॉर्थ पोल से, एक दुनिया से आई, तो ये अपनी दुनिया से ही थी, नॉर्थ पोल से आके दूसरी दुनिया में, अब यहाँ पे इसकी खुद की दुनिया जो है खतरे में आ गई है। द फिशमैन डिस्कवर द आइसी पैसेज बिटवीन द टू वर्ल्ड, और फिशमैन देख रहे हैं कि दोनों के बीच में जो है आइस जो है इधर से उधर जा रहा है, दोनों दुनिया के बीच में। एंड द एम्प्रेस डिसाइड टू सेंड एन आर्मी टू डिफेंड अ नेटिव, अब एम्प्रेस सोचती है कि चलो मैं अपनी आर्मी को भेज देती हूँ अपने पुरानी दुनिया में, वहां जाके वो मेरी पुरानी दुनिया को बचाएंगे। द जायंट हु आर आर्किटेक्ट डेवलप ए क्लास ऑफ द स्पेशल गोल्डन शिप, अब यहाँ पे बड़े बड़े जायंट भी थे, बड़े बड़े लोग, उनके पास गोल्डन शिप थी, दैट कैन ट्रैवल अंडर वाटर, जो कि पानी के अंदर जाते थे। एंड द एम्प्रेस लीड अ फ्लीट ऑफ देम शोर टू हर कंट्री, और वो जो है एम्प्रेस जो है इस तरह के फ्लीट को भेजती है, यानी सबमरीन को भेजती है। तो एक ये बहुत अच्छी बात है। एक ये अच्छी बात है कि इस राइटिंग में हमें पहली बार सबमरीन का कंसेप्ट देखने को मिला। इससे पहले लोगों को लगता था, इसके बाद एक राइटिंग आई थी मेरे ख्याल से, उस राइटिंग का नाम मैं भूल रहा हूँ, द 20 सीज अंडर द वाटर, ठीक है राइटर देख लेना, 20 सीज अंडर द वाटर ऐसे कुछ राइटिंग है, जिसमें राइटर ने पहली बार सबमरीन जैसे कंसेप्ट को रखा था, पर इसने देखो इसमें लिख दिया कुछ कुछ बना बना के, इससे क्रिएटिव तो थी। जैसे बोला कि जहाज भेज रही हूँ मैं, पानी के अंदर से जाएगी इस दुनिया से उस दुनिया, और उस दुनिया को बचा रही है, और उस दुनिया में है क्या, EFSI, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, फ्रांस और आयरलैंड को। वियरिंग दिस शाइनिंग स्टार स्टोन क्लोथ, अब वो शाइनिंग स्टार कपड़े पहन के आती है। स्टैंडिंग ऑन द फिश मैन बैक, और फिश यानी मछली पुरुष के ऊपर बैठती है। एंड अपीयर टू बी वॉकिंग ऑन वाटर, और वो पानी के ऊपर चल चल के जाते हैं। एम्प्रेस गिवन इम्प्रेजेंट स्पीच इन द डिफेंस ऑफ हर कंट्री, और एम्प्रेस वहां स्पीच देती है अपने कंट्री को बचाने के लिए। हर पीपल वर्शिप हर एज गॉडेस, और बोलती है कि मेरे जो अब वाली दुनिया है, पहले अब वाली दुनिया, वहां लोग मुझे पूजते हैं। हर आर्मी डिस्ट्रॉय द एनिमी शिप, उसकी आर्मी जो है वो उसके पुराने वाली दुनिया को बचा लेती है। and can invade to burn down the enemies in the city until they had pledged the loyalty to the king of the ESI, और जो है वहाँ के जो राजा है उसे लॉयल्टी जो है वो कहते हैं हम आपके लिए हमेशा वफादार रहेंगे, आपने आके इस दुनिया में ब्लेजिंग वर्ल्ड से आके आपने हमारी मदद करी है। द एम्प्रेस रिटर्न टू द ब्लेजिंग वर्ल्ड, फिर से अपनी दुनिया में चली जाती है। वेयर शी डिस्कसेस द रिचेस, जहाँ वो अलग फिर से अपनी हवाबाजी करती है। थिएटर विद द डचेस,
और बोलती है कि मैं अपनी उस दुनिया के डचेस के साथ उस दुनिया में गई थी एक बारी, वहां मैंने थिएटर देखा, लंदन थिएटर, एंड फाइनली द डचेस कैवेंडिश रिटर्न टू हर ओन वर्ल्ड। उसके बाद डचेस भी अपनी दुनिया में आ जाती है, and she tells everyone that she can about the splendor of the blazing world। और वो इस दुनिया में, अपने दुनिया में आके डचेस वो ब्लेजिंग वर्ल्ड की तारीफ कर रही है, और ब्लेजिंग वर्ल्ड वाली जो है एम्प्रेस वो इसकी तारीफ कर रही है। ब्रीफ एपिलॉग, अब लास्ट में एपिलॉग होता है, प्रोलॉग स्टार्टिंग होता है, एपिलॉग में कैवेंडिश एनकरेजेस हर रीडर टू इमेजिन द ग्लोरियस फैंटेसीज वर्ल्ड ऑफ देयर ओन। और ऐसी कैवेंडिश हमसे भी कह रही है कि तुम भी सोचो एक ऐसी दुनिया जो कि इस तरह की हो। तो यार ऐसा लग रहा है बहुत छोटे बच्चे ने लिखी है, पता नहीं इस दुनिया उस दुनिया उस दुनिया इस दुनिया ये सब हो रहा है इसमें। सही बोला था इसे पागल, ठीक है, क्या लिख के भेज रही थी ये अवार्ड जीतने के लिए, क्या बताना चाहती है ये भी नहीं समझ आया। भालू मैन, पक्षी मैन, ठीक है, तो बिल्कुल सही है जो भी इसने लिखा। बाकी डिस्कस करेंगे इसके जो भी है कंसेप्ट को। इसमें सबसे पहले हमारे पास है अबाउट द फिक्शन, फैंसी एंड द यूटोपिया। तो फिक्शंस राइटिंग है, ये तो क्लियर ही है हमें, एंड द फैंसी एंड द यूटोपिया। देखो यूटोपिया मींस एगैलिटेरियन सोसाइटी, एक ऐसे समाज की कल्पना करना इवन फ्रॉम द फीमेल साइड। और फीमेल इस तरह का कर रही है जो कि इस राइटिंग को एक अर्ली फेज ऑफ द फेमिनिस्ट रेनेसा पॉइंट पे भी ले के जाती है। और उसके बाद जो मार्केट कमेंडेशन है, किस तरह से यूटोपिक एक ऐसी दुनिया की बात करी है जहाँ पे हर चीज जो है वो बेहतर हो, और डिस्टॉपिक वे में कोई चीज रखी नहीं है। तो पॉजिटिव सेंस में ऊपर से फिर हाइब्रिड, जैसे हाइब्रिड कैरेक्टर का यूज करना, जैसे कि देखो यहाँ पे इज अबाउट द बियर मैन, फिश मैन, जायंट्स एंड सेटियर्स, इस तरह का। और उसके बाद इन सारों को मूव करवाना है, इवन द कैरेक्टर को, और इवन बैलेंस बना के रखना है विद द पॉजिटिव साइड। ये राइटिंग को यूटोपिक सेंस में लेके जाती है, और ये बिल्कुल यूटोपिक राइटिंग ही है। तो बाकी जो है आप जैसे कि प्लेटोनिक फ्रेंड का कंसेप्ट, जैसे कि दो अलग अलग दुनिया है, अब इस दुनिया से उस दुनिया में जाना, उस दुनिया से इस दुनिया में आना, ये जो स्पिरिचुअल एसेंस है राइटिंग का, ये इसको प्लेटोनिक टच में लेके जाती है इस पूरे राइटिंग को। इसके बाद जब हम नेक्स्ट मूव करेंगे अबाउट द जेंडर हायरार्की एंड द वुमेन्स फ्रीडम। तो क्योंकि इवन दैट द ब्लेजिंग वर्ल्ड 17th सेंचुरी रिमार्केबल है, क्योंकि देखो सबसे पहले जितने भी फीमेल राइटर थे इस समय पे, एक तो फीमेल राइटर होंगे, पर उन फीमेल राइटर के वर्क को पब्लिश नहीं किया जाता था, क्योंकि जो भी हमारे पास पब्लिशर थे वो भी मेल, इवन जो प्रिंटर जो प्रिंट करेंगे वो भी मेल। फिर भी या तो फिर जो है फीमेल एज एन मेल सिनोनिम्स यूज करती थी, यानी मेल के नाम से लिखती थी, और या उनकी राइटिंग को एज एन सीरियस कंसिडर नहीं किया जाता था। बट स्टिल यहाँ पे जो है मार्गरेट कैवेंडिश एज एन फीमेल और अपने नाम से ही इस वर्क को पब्लिश करवाना, जो कि अपने आप में एक सबसे हट के बात है। यहाँ पे हम एक तरह का वो बोल सकते हैं, क्योंकि ये ड्यूक की वाइफ थी। अब ड्यूक की वाइफ है तो इतनी तो पावर हो गई कि उस चीज को जो है वो प्रिंट में डाला जा सके। इवन जो सर्वेंट भी थी, सर्वेंट एक तरह से असिस्टेंट थी ये द क्वीन मैरी की, तो पॉलिटिकल अप्रोच भी था एक अच्छा खासा, शायद इस वजह से। बट स्टिल जो है जेंडर जैसे कंसेप्ट को, जेंडर हायरार्की, इवन द एम्प्रेस, और इन सारे सीन को जो है फिर फीमेल राइटर कैरी ऑन कर रही है, तो हम इसको बोल सकते हैं परफेक्ट एग्जांपल इन द फील्ड ऑफ द प्रीकर्सर टू द मॉडर्न फेमिनिस्ट लिटरेचर। अगर मॉडर्न फेमिनिस्ट लिटरेचर जिसको कि साईफाई की अगर बात करें, तो हम मैरी शेले की 1817 की राइटिंग द फ्रैंकेनस्टीन उसको कंसिडर करते हैं कि फर्स्ट साईफाई राइटिंग है। पर यहाँ पे भी देखो साइंस एंड फिक्शन राइटिंग और साईफाई राइटिंग है। इवन द फीमेल इज राइटिंग इन 1666, इवन द 16 इंग्लैंड जब रिस्टोर हो गया था आफ्टर देन 1660, उसके बाद इस तरह की राइटिंग आ रही है। तो यानी दिस इज परफेक्ट एग्जांपल ऑफ द प्रीकर्सर टू द मॉडर्न साईफाई ऑफ द मॉडर्न फेमिनिस्ट लिटरेचर। तो इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है। इसके बाद जाते हैं मोनार्कियल एंड द गवर्नमेंट। ये हमने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में ये राइटिंग देख ही ली, और कैवेंडिश किस तरह से इस राइटिंग को मैनेज कर रही है और हिस्ट्री को टच कर रही है एक अलग अलग कोड पे। नाउ ट्रायड का जो कंसेप्ट है, तीन चीज को जो है मेजर इसमें कवर किया गया है। दिस इज द वन ऑफ द गुड, हम बोल सकते हैं द बेस्ट एंड इवन द आउटस्टैंडिंग द ट्रायड जिसको मैनेज किया गया। फर्स्ट इज द फिलोसफी, एक तरफ फिलोसफी को, सेकंड इज अबाउट द साइंस, एंड द थर्ड इज द रिलीजन। इन तीनों का जो ब्लेंड है यहाँ पे, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है उस राइटिंग में रखा गया है, इवन फ्रॉम द फीमेल साइड ऑफ द राइटर। और जो मार्केट रख रही है, द फर्स्ट द फिलोसफी जो कि खुद एक कॉम्बिनेशन है द फिलिया एंड द सोफी, इवन द लव टुवर्ड्स द नॉलेज, एंड द सेकंड इज द साइंस। और साइंस के फीमेल इज राइटिंग ऑन द बेसिस ऑफ द साइंस। और रेशनल फैक्ट फीमेल लिख रही है, वो भी द मिड ऑफ द 17th सेंचुरी, जो कि अपने एक सबसे हट की बात है। देन इवन द रिलीजन। और ये जो साइंस में जो हाइब्रिडिटी है, ये भी
एक न्यू कंसेप्ट था एट दैट टाइम। उसके बाद क्या था, फाइनली फिलोसफी, साइंस, रिलीजन, इन सबको एक तरह से ब्लेंड करके लिखना, और ये इस राइटिंग को बहुत ही ज़्यादा फेमस बनाती है। द लव एंड द फ्रेंडशिप बहुत ही सिंपल है, खुद ही कर लेना। द फायर, ब्लेजेस एंड द लाइट, ये सब विजुअल इम्पैक्ट है जो कि राइटिंग में यूज़ किया गया। जैसे कि हम देखते थे फायर स्टोन और इवन द ब्लेजिंग, जो बिल्कुल टाइटल है उसमें भी देखो जी ब्लेज लिखा गया है, यानी चमकती हुई दुनिया। तो ये जो ब्लेजिंग है, इवन जो फायर है, इवन द लाइट है, ये वैसे विजुअल इम्पैक्ट ऐड कर रहे हैं और एस्थेटिक ब्यूटी ऐड कर रहे हैं इस राइटिंग की। क्योंकि साइंस में भी एस्थेटिक वैल्यू जो है उसको दिखाना होता है। एस्थेटिक मतलब आउटर अपीयरेंस एंड दी आउटवर्ड लुक एक तरह से। तो इस राइटिंग में अगर हम एस्थेटिक ब्यूटी की बात करें, एक विजुअल इम्पैक्ट देखें और विजुअल इम्प्रिंट की बात करें, तो इस तरह के वर्ड्स जो है वो लेके आ रहे हैं, जैसे फायर एंड ब्लेज, लाइट, इस तरह से। नाउ द कबाला, ये जुडाइज्म का कंसेप्ट है, और जुडाइस्ट और द जुडाइज्म का कंसेप्ट है जिसमें कि इमेजिन यूनिवर्स को किस तरह से बनी है। तो यूनिवर्स, स्टार्स, प्लैनेट, गॉड और भगवान का कनेक्शन हम सब के साथ, दिस इज द कबाला। इसी को कबाला बोलते हैं। तो यहाँ पे कबाला एक मिस्टिकल थॉट है विदाउट द रीजन, और ये रिलेशनशिप दिखाती है विद द गॉड, द फिजिकल वर्ल्ड। अब यहाँ पे जो कबाला है, दैट वन इज कनेक्टेड विद द जुडाइज्म, द कैवेंडिश लाइफ एंड द सिग्निफिकेंट क्रिश्चियन, यहाँ पे फिलोसफिकल, क्योंकि वो खुद ही एक अलग से कबाला लिखने की बात करती है इसमें जो कैरेक्टर है हमारे पास। तो एक न्यू कंसेप्ट ऑफ मिस्टिक थॉट जो है वो ऐड करने की बात की गई इसमें। इन द ब्लेजिंग वॉल द एम्प्रेस ट्राइज टू डेवलप हर ऑन कबाला, वो अपने खुद का एक कबाला बनाना चाहती थी। इसका मतलब क्या है, एक इंटरप्रेटिव थ्योरी और एक हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, ये पूरा ब्रह्मांड कैसे बना है, इसको लेके एक फीमेल एज एन साइंटिस्ट की तरह इस राइटिंग में जो है वो एज एन कैरेक्टर की तरह मूव कर रही है, और इवन साइंस और साईफाई जो कंसेप्ट है उसको मूव करवा रही है राइटिंग में। तो जैसे इमेटीरियल स्पिरिट, मध्य सेलेस्टियल वर्ल्ड, तो हम बोल सकते हैं कबाला की इसमें बात रखी गई है। और यही जो कबाला है इसमें मार्गरेट कैवेंडिश को एक तरह से साइंटिस्ट जैसे उसमें भी हम समझ सकते हैं। नाउ से प्लेटोनिक लव, अब यहाँ पे प्लेटोनिक लव है जो कि हमें यहाँ पे एम्प्रेस, एक तरफ एम्प्रेस और सेकंड जो हमारे पास है डचेस, दोनों के बीच प्लेटोनिक लव है, क्योंकि दोनों दो ग्रह से, फिर एंड में हम देखते हैं कि दोनों अपने अपने ग्रह पे मूव कर जाती हैं, फिर यहाँ से वो उसमें आ रही है, वहां से वो इसमें आ रही है। और ये इनके बीच में जो कनेक्शन है अबाउट द स्पिरिचुअल लव एंड आल्सो द स्पिरिचुअल हेल्प, एक दूसरे की हेल्प भी कर रही है, जो कि इस राइटिंग को प्लेटोनिक टच देती है, दैट इज फुल ऑफ द स्पिरिचुअलिटी। अब आते हैं रेनेसा, उसके बाद यूटोपिया, दोनों का ब्लेंड है। अब रेनेसा तो ये एक्सट्रीम रेनेसा है, फीमेल। एक तो रेनेसा का मतलब हो गया हम थियोसेंट्रिक, यानी गॉड और चर्च को एज एन सेंटर कंसिडर करना, बाइबल में जो बात है मान के वो ही चलना कि भाई यही चीज़ है, हर चीज़ को मॉरल और मोरालिटी प्रिंसिपल पे देखना, ये सब हमारे किस में आता है, थियोसेंट्रिक में। पर जब हम ह्यूमैनिटी को एंजॉय करते हैं, शुरू कर देते हैं ह्यूमन क्वालिटी, कि भाई ठीक है ह्यूमन क्वालिटी, और ह्यूमन क्वालिटी को एंजॉय करने का मतलब क्या है, जब आप एक्सप्लोर कर रहे हो इस दुनिया को और अलग अलग एंगल से देख रहे हो, नॉट फ्रॉम दैट साइड ऑफ द रिलीजन और द चर्च, और चर्च और रिलीजन से ना देखते हुए इसमें एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, इसी को हम बोलते हैं ह्यूमैनिटी, इसी को हम बोलते हैं दैट इज होमोसेंट्रिसिज्म अप्रोच। और ये जो होमोसेंट्रिक अप्रोच है इसी को क्या बोलेंगे, रेनेसा। पर ये जो होमोसेंट्रिक अप्रोच है ये पेट्रियार्कल और मेल ओरिएंटेड सोसाइटी ना लेके आते हुए यहाँ पे फीमेल वर्ल्ड से आ रही है, तो ये इस चीज को एज एन स्टॉन्च और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेनेसा बनाती है, कि सच में फीमेल जो है वो एक्सप्लोर कर रही है द कंसेप्ट इवन द साइंस। तो ये इस राइटिंग को बहुत ही एक आर पार की जो है रेनेसा फील्ड में लेके जाती है। क्योंकि और इवन द जेंडर कोर्स है, यहाँ पे देखो जेंडर डिस्पैरिटी है, और इवन द जेंडर डिस्पैरिटी में जैसे मेल एंड द फीमेल है, अब मेल पब्लिश कर रहे हैं वर्क को, इवन दैट जो मेल है वो इस तरह की चीज को लेके आ रहे हैं, वो जो है टक्कर दे रहे हैं जो ओल्ड और जो स्टीरियोटाइप थिंकिंग है। पर यहाँ पे जो फीमेल है, फीमेल भी इक्वेट कर रही है विद दैट ऑफ द मेल, जो कि इसको जेंडर डिस्पैरिटी जैसे कंसेप्ट को रिमूव करवाते हुए कि रेनेसा के एज एन लीडिंग फिगर इस राइटिंग को एज अ परफेक्ट एग्जांपल दिखाती है। इसके बाद क्या है, साइंस एंड फैक्शन एंड द परसिस्टेंट द स्पेक्टर ऑफ द वॉर। तो इस राइटिंग में जैसे हम देख रहे हैं वॉर, अब देखो यहाँ पे वॉर का एक तरह से बोल सकते हैं प्रिकर्सिव है, कि पोस्ट मॉडर्न राइटिंग का, इसलिए हम प्रोटो पोस्ट मॉडर्न का इसको एक बहुत ही खूबसूरत एग्जांपल बोल सकते हैं इस राइटिंग को।
प्रोटो जो है पोस्ट मॉडर्निज्म किस वे में है? देखो, पोस्ट मॉडर्न इट मीन सिंपल क्या है कि दो वर्ल्ड वॉर हो गए हैं, उसके बाद आप किस तरह से पूरी दुनिया को देख रहे हो और कैसे इवन आप कंसिडर कर रहे हो द वैल्यू एंड एम्पैथी सिंपैथी एंड द ह्यूमैनिटी, इस तरह की चीज़ों को किस एंगल से देखा जा रहा है। पर यहाँ पे जो है जैसे कि दो वर्ल्ड है, दिस इज द वर्ल्ड वन और एक दूसरी दुनिया वर्ल्ड टू, यहाँ पे वॉर हो रहा है और यहाँ से जो है डचेस किस तरह से हेल्प मांगती है और एम्प्रेस किस तरह से हेल्प करती है यहाँ पे अपने पुराने जो वर्ल्ड है उसे बचाने के लिए। तो ये जो कंसेप्ट है, इस बार द कंसेप्ट ऑफ द वॉर, ये इसको दो फेज में लेके जाती है। हम बोल सकते हैं ये एक तरह का प्रिकर्सिव है टू दैट ऑफ द अपकमिंग वर्ल्ड वॉर। जो वर्ल्ड वॉर आने वाला है उसको 100 या 150 साल पहले एक तरह से इस तरह के कंसेप्ट में दिखाया गया। एंड सेकेंड, ये डिस्टोपिया मैनेज कर रही है, यानी यहाँ पे एपोकलिप्टिक भी दिखा सकते हैं हम कि पूरा जो है वो एपोकलिप्टिक, ये जो पूरी जो दुनिया है वो खत्म होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे वॉर दिखाया था और वॉर दिखा के ये बताया गया कि किस तरह से वो जो पूरी जो दूसरी दुनिया है वो खत्म होने वाली है और यहाँ से जो है हेल्प मांगी गई। तो ये एपोकलिप्टिक फेज में भी दिखाती है, स्टिल यूटोपिया है क्योंकि सब कुछ बेहतर है, अच्छा है, पर उसके अंदर भी एपोकलिप्टिक फेज को दिखाना जो कि साइंस की एक अलग राइटिंग लेके आती है इन द पोस्ट मॉडर्न टाइम, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के बाद ही कोई इस तरह की चीज हो सकता है कि इस तरह से दुनिया खत्म हो सकती है या फिर इस तरह से लड़ाई हो सकती है। पर वो एज एन हम बोल सकते हैं कि ये इतने पहले प्रोटो साइंस की राइटिंग है, इवन दैट हमें पोस्ट मॉडर्निज्म को इतना पहले दिखा रही है, पोस्ट मॉडर्निज्म फेज को जो है वो इतना पहले हम चीज़ों को देख पा रहे हैं। ये इस राइटिंग को एक बहुत ही बेहतरीन राइटिंग बनाती है, क्योंकि इवन हम देख रहे हैं कैसे फिलोसफर सब लगे हुए हैं और जो है आने वाला जो टाइम इवन जो उस पूरे धरती पे खतरा आ रहा है, फिर किस तरह से शिफ्ट हो रहे हैं हम एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट के ऊपर। तो यही जो है ये इस राइटिंग को एज एन एवरग्रीन राइटिंग के मोड पे लेके जाती है। बाकी सिंथेसिस एंड कंक्लूजन ऑफ बायोग्राफी, ये कुछ बायोग्राफी का कंसेप्ट है जो कि आप देख लेना नॉर्मली। अब यहाँ पे एक दो कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं, तीन चार ब्लैंक शीट पे, ताकि हम चीज़ों को और बेहतर तरीके से थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर पाए और चीज़ों को समझ सके। तो यहाँ पे आंसर राइटिंग आपको हेल्प मिल जाएगी। फर्स्ट थिंग क्या है, इज इन बेसिक आइडिया। अब यहाँ पे बेसिक आइडिया क्या है, ब्लेजिंग वर्ल्ड अगर मैं लिखूँ एज एन मैथ्स और कैलकुलेटिव फॉर्म में, अगर यहाँ पे लिखा है मैंने ब्लेजिंग वर्ल्ड, तो ब्लेजिंग वर्ल्ड को अगर कैलकुलेटिव फॉर्म में लिखना पड़े तो हम ये लिख सकते हैं एज ए फैंटेसी। ये फैंटेसी है प्लस साइफाई है प्लस फिलोसफी, तो ये तो बहुत मेन है। अगर वैसे अगर बोले, इट टेल्स स्टोरी ऑफ ए यंग वुमन, इसमें कुछ नहीं है कि यंग वुमन की स्टोरी है दैट हु एंटर्स इन ए पैरेलल वर्ल्ड। एक इसी तरह के पैरेलल वर्ल्ड में पैरेलल वर्ल्ड में एक एंट्री होती है और दो वर्ल्ड यहाँ पे अलग से मूव कर रहे हैं, पैरेलल वे वर्ल्ड वन एंड द वर्ल्ड टू। एंड थ्रू अर रूल द कैवेंडिश ने ये एक्सप्लोर किया है। यहाँ पे अगर हम देखें तो थीम्स ऑफ अगर पावर और कंसेप्ट ऑफ द जेंडर, फिर ऐसे साइंस, फिर उसके बाद पॉलिटिक्स एंड इमेजिनेशन, इन सबको एक्सप्लोर किया है। तो पार्ट वाइज अगर इसको वैसे समझना हो पार्ट वाइज, वैसे तो ये पार्ट वाइज नहीं है, राइटिंग सिर्फ दो पार्ट में है, पर अगर हमें देखना हो कि क्या क्या सीन में हो रहा है, पहले क्या हुआ फिर उसके बाद क्या हुआ, तो बहुत सिंपल है। फर्स्ट में हमें दिखाया गया कैसे नॉर्थ पोल में जो है वो पूरा वो शिफ्ट हो जाता है और एक यंग ब्यूटीफुल वुमेन को जो है वो किडनैप कर लिया जाता है बाय मर्चेंट, फिर नॉर्थ पोल में जाके वहाँ पे सबकी ऑलमोस्ट डेथ हो जाती है। फिर जो इनहेबिटेड है जो फर्स्ट उसमें वो हमें दिखाया गया एक न्यू यूनिवर्स है दैट इज कॉल्ड द ब्लेजिंग वर्ल्ड। अब ये हमें एज एन स्टार की क्रिएशन, द ब्लू ड्राफ्ट, वाइट ड्राफ्ट और ये जो ब्लैक होल और ये सुपरनोवा एक्सप्लोजन, इससे भी कनेक्ट कर सकती है ये सब राइटिंग। पर इनहेबिटेंट है यहाँ पे एनिमल मैन। अब जो एनिमल मैन है यहाँ पे कौन कौन से दिखाए गए हैं, फर्स्ट देखो, सबसे पहले हमारे पास है बियर मैन, और जो बियर मैन है वो एज एन साइंटिस्ट। इसके बाद सेकेंड हमारे पास बर्ड मैन। अब बर्डमैन को जो यहाँ पे दिखाया गया एज एन एस्ट्रोनॉमर कहानी में। और थर्ड हम देखते हैं तो फॉक्समैन, फॉक्समैन भी है राइटिंग में, जो कि यहाँ पे रोल प्ले कर रहे हैं विद दैट ऑफ द पॉलिटिशियंस। और फिफ्थ में फिशमैन, तो यहाँ पे फिशमैन है जो यहाँ पे रोल प्ले कर रहे हैं एज एन मैरिनर। ये सब क्या है, एज एन एलिग्री। एलिग्री क्या है हमारे पास, एक्सटेंडेड सिंबल, इन सब के ऊपर एक तरह का एक सिंबल है दैट हैज एन हिस्ट्री, और कोई चीज यहाँ पे रखी गई है एज एन सिंबल रखा गया है, पर उससे कुछ और बात बताने की कोशिश की गई है।
फिर इसके बाद अगर हम पार्ट 2 पे मूव करते हैं तो शी बिकम्स एन एम्प्रेस। तो पार्ट 2 में हमने सिर्फ ये रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसे सेट कर रखा है, इस तरह से नहीं है कि इतने पार्ट्स में जो राइटिंग है वो डिवाइडेड है, ये सिर्फ हम समझने के लिए कर रहे हैं। पार्ट 2 में वो एम्प्रेस बन जाती है और कई सारे क्वेश्चन रेज करती है, जो कि आपको ध्यान रखना है, यही सब इम्पोर्टेंट है, जो आपको आंसर राइटिंग में जो है वो ऐड करके आना है। फर्स्ट थिंग इन साइंस में उसने क्वेश्चन पूछा दैट ही क्वेश्चंस अबाउट द रिसर्च मेथड, रिसर्च मेथड्स। सेकंड पॉलिटिक्स में अगर बात करते हैं तो पॉलिटिक्स में उसने बात करी थी शी सेंट्रलाइज द पावर, के पावर को एक जगह सेंट्रलाइज करने की बात की गई है। इसके बाद सेकंड इन रिलीजन शी क्रिएट्स यूनिटी, और रिलीजन में जो बात रखी गई है वो क्या है, अबाउट द यूनिटी। तो इसी तरह से कैवेंडिश यूजेस दिस टू शो दैट व्हाट अ वर्ल्ड लुक्स लाइक व्हेन अ वुमन हैज एब्सोल्यूट पावर। जब वुमन के पास हैज एब्सोल्यूट पावर तो ये पूरी दुनिया किस तरह की दिखेगी, उस तरह का कंसेप्ट और दिखाया गया है। इसके बाद हम देखते हैं अबाउट द फिलोसफिकल कन्वर्सेशन, एक और पॉइंट। पार्ट 3 अगर हम डिवाइड कर लेते हैं नॉर्मली कि फिलोसफिकल कन्वर्सेशन, तो फिलोसफिकल कन्वर्सेशन की भी बात यहाँ पे बहुत जगह रखी गई है, जैसे कि एक बिग पार्ट ऑफ द बुक इज द एम्प्रेस हैविंग डिस्कशन। एक बड़ा हिस्सा है पूरी बुक का जहाँ पे जो एम्प्रेस है वो डिस्कस करती है किस किस टॉपिक के ऊपर। फर्स्ट इज अबाउट द साइंटिस्ट, second metaphysician in the spiritual world, and third is the magicians, और फोर्थ हमारे पास मॉरल फिलोसोफर्स, फिलोसोफर्स। ठीक है, इनके दे टॉक अबाउट, और इनमें किन किन टॉपिक के ऊपर बात चल रही है, जैसे कि नेचर एंड मैटर, नेचर एंड मैटर। इसके ऊपर एंड द लिमिट्स ऑफ द ह्यूमन नॉलेज, ये भी है। अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि द ब्लेजिंग बॉल इज a perfect example of the philosophical conversation on the basis of the philosophy explain करो, तो यही सारे पॉइंट्स लिखे आने, जैसे कि नेचर एंड द मैटर, उसके बाद लिमिट ऑफ द ह्यूमन नॉलेज, कि ह्यूमन नॉलेज की एक तरह से कहाँ तक की लिमिट है वो, एंड यूनिवर्स। और उसके बाद द ब्लेजिंग वर्ल्ड मीन्स हम खुद भी समझ सकते हैं स्टार, द क्रिएशन ऑफ द स्टार, किस तरह से द ब्लू ड्राफ्ट, रेड ड्राफ्ट, उसके बाद वाइट ड्राफ्ट, किस तरह स्टार फॉर्म होते हैं, फिर एक बारी जैसे स्टार जब एंड होने लग जाता है तो किस तरह से ब्लैक डेथ में बदल जाते, ब्लैक डेथ नहीं, ब्लैक होल, कैसे ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाते हैं। उससे पहले जो है सुपरनोवा एक्सप्लोजन वो, और पल्सर एज एन मूविंग स्टार। तो इस तरह का जो पूरा स्टार का जो कंसेप्ट है हाइड्रोजन एंड हीलियम, और इस तरह का जो कंसेप्ट पूरा दिखाया है कि कैसे हाइड्रोजन कंबाइन को हीलियम फॉर्म होते हैं, तो इस तरह का जो पूरा स्टार है और उसका पूरा फॉर्मेशन वो इतना पहले जो है इनकी राइटिंग में हल्का हल्का जो है हमें हिंट मिल रहा है। तो इसी को हम बोल सकते हैं प्रिकर्सिव ऑफ द मॉडर्न साइंस एंड द पोस्ट मॉडर्न राइटिंग। और एक्सपेरिमेंटल साइंस है, एक्सपेरिमेंटल साइंस जिसके लिए मैंने क्रिटिसाइज भी किया था रॉयल सोसाइटी ने, कि बोला था कि जो मार्गरेट कैवेंडिश है वो मैड मैच है, यानी एक तरह से पागल औरत। ठीक है, तो इस तरह की जो राइटिंग है ये इसमें मेंशन कर रखा है। पर स्टिल अगर दूसरे एंगल से देखा जाए तो राइटिंग बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे साइंस के फैक्ट है जो कि प्रिकर्सिव बेसिस पे और बहुत पहले ही जो है वो एक्सप्लेन कर दिया गया है। डचेस एंड द एम्प्रेस का भी सीन है इसमें, जहाँ पे दोनों के सोल जो है वो एक दूसरे को जो है स्पिरिचुअल फ्रेंड का कंसेप्ट बता रखा है। जैसे इन्होंने बोला था एज ए प्लेटोनिक फ्रेंड, प्लेटोनिक फ्रेंड। अब प्लेटोनिक फ्रेंड का मतलब है शी क्रिएट्स द सोल ऑफ द मार्गरेट कैवेंडिश हरसेल्फ, और अपना एज एन मेटाफिक्शन के थ्रू जो है अपने खुद के सोल को क्रिएट कर लेना। एंड डचेस बिकम्स हर अ स्पिरिचुअल फ्रेंड, टुगेदर दे क्रिएट, और दोनों ने मिलके जो एक जहाँ पे जो क्रिएट कर रखा है वो क्या कर रखा है, फर्स्ट थिंग इज पोएटिक वर्ल्ड, एक ऐसी दुनिया जो कि फुल पोएटिक हो। सेकंड इज इमेजिनरी एम्पायर, एक इमेजिनरी एम्पायर की बात की है दोनों ने, और एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी। तो हम बोल सकते हैं दिस इज द ब्लेंडिंग ऑफ ऑथर एंड द कैरेक्टर इज वन रीजन द बुक इज कंसिडर्ड एज प्रोटो पोस्ट मॉडर्निज्म। इसीलिए से प्रोटो क्वेश्चन आ सकता है, प्रोटो प्रोटो पोस्ट मॉडर्निज्म।
ब्लेजिंग वर्ल्ड जो है वो एक परफेक्ट एग्जांपल है प्रोटो पोस्ट मॉडर्निज्म का, वो कैसे उसे एक्सप्लेन करो। तो इस तरह की राइटिंग में आपको लिखना है कैसे ऑथर जो है एक तो है ही, ऊपर से एज एन कैरेक्टर मेटाफिक्शन एक बुक के अंदर जो है एक और बुक मूव हो रहा है कैरेक्टर के अंदर, एज एन ऑथर है जो राइटर है, मतलब ऑथर है वो लिख रही है और अंदर खुद ही एक कैरेक्टर है वो। तो जो कि हम बोलते हैं मेटाफिक्शन, यानी जो स्टोरी खुद को कंसिडर करती है एज एन स्टोरी, इसी को हम मेटाफिक्शन बोलते हैं। तो ये प्रोटो पोस्ट मॉडर्निज्म है, क्योंकि इसके बाद जो है पोस्ट मॉडर्निज्म में इस तरह का फ्रेम देखने को मिल रहा है। पर उससे पहले यहाँ पे हम इतने साल पहले इस तरह की राइटिंग जो है वो कैवेंडिश लेके आ रखी है। एंड द वॉर एंड द विक्ट्री, वॉर एंड विक्ट्री, यहाँ पे सबमरीन का एग्जांपल, और उसके बाद फायर रेजिस्टेंट शिप इसको भी यूज किया गया है। एडवांस वेपन जो कि इसको परफेक्ट एग्जांपल बनाती है एज एन साइंस ऑफ द साइंटिफिक राइटिंग। अब यहाँ पे एम्प्रेस को पता है कि डचेस का खुद का जो होमलैंड है दैट इज द इंग्लैंड, वो खतरे में है। तो ये पॉलिटिकल सिनेरियो में भी राइटिंग को लेके जाती है, और साथ ही साथ एक साइंस का एक बेस्ट एग्जांपल बनाती है रेशनल फैक्ट के ऊपर इस राइटिंग को। और एंडिंग में यहाँ पे क्या किया, द नोवेल एंड विद एन आइडिया, एक सिंपल एक आइडिया था दैट इमेजिनेशन कैन क्रिएट इन्फिनिटिव वर्ल्ड, यानी एक सिंपल इमेजिनेशन से हम इन्फिनिटिव वर्ल्ड को जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। एक सिंपल हम जो इमेजिनेशन से कैन क्रिएट द इन्फिनिटिव वर्ल्ड, कि कितने ज्यादा वर्ल्ड को क्रिएट कर सकते हैं। डचेस रिटर्न टू हर ऑन बॉडी एंड बट सेज द स्पिरिचुअली कनेक्टेड, एंड में दोनों अपने अपने ग्रह पे पहुंच जाते हैं, बट फिर भी जो है वो स्पिरिचुअली कनेक्टेड होते हैं। की थीम्स बहुत ही सिंपल है, फेमिनिज्म है, साइंस फिक्शन है, फिलोसफी है और यूटोपियन पॉलिटिक्स है। तो एक बार हल्का सा की थीम्स देख लेते हैं। तो साइंस फिक्शन है तो नॉर्मली है फिलोसफी। अगर यहाँ पे हम फिलोसफी को अगर देखेंगे तो इसमें कई कंसेप्ट रखे गए हैं। फर्स्ट इज द मैटर इज लाइफ, मैटर जो है वो लाइफ मैटर है। एंड सेकंड इज इमेजिनेशन क्रिएट रियलिटी, अगर हम इमेजिनेशन रखेंगे उसी से हम किसको क्रिएट कर सकते हैं, रियलिटी को। थर्ड जो हमारे पास इज अबाउट एक्सपेरिमेंटल साइंस हैज लिमिट, बेशक एक्सपेरिमेंटल साइंस हो पर उसकी खुद की क्या होती है, लिमिट है। तो एक्सपेरिमेंटल साइंस हैज लिमिट। तो इस तरह के क्वेश्चन को रेज किया गया जो कि इसका फिलोसफी का एक परफेक्ट एग्जांपल बनाती है इस राइटिंग को। इसके बाद यूटोपियन पॉलिटिक्स, अगर इसे यूटोपियन पॉलिटिक्स में लेके जाते हैं तो फर्स्ट थिंग यूटोपियन और पॉलिटिक्स यानी इस तरह का पॉलिटिक्स जो कि रियल ग्राउंड पे पॉसिबल नहीं है। जैसे कि यहाँ पे एक दिखा रखा है, एक पॉइंट इज अबाउट द नो वॉर, और एक है वन रूलर वन लैंग्वेज वन रिलीजन एंड द हार्मनी बिटवीन द नेचर एंड द साइंस। और नेचर और साइंस के बीच में कभी हार्मनी हो ही नहीं सकती, बट स्टिल इसको दिखाया गया, दिस मेक्स द राइटिंग एज एन यूटोपिक। और अब ये बुक क्यों इम्पोर्टेंट है, एक बार ये देख लेते हैं व्हाई दिस बुक इज इम्पोर्टेंट। अब देखो ये बुक इम्पोर्टेंट क्यों है। फर्स्ट इसमें क्या है कि ये साईफाई की राइटिंग है, द फर्स्ट साईफाई राइटिंग है दैट एवर रिटन एंड वन ऑफ द अर्लीस्ट फेमिनिस्ट यूटोपिक राइटिंग है। अर्लीस्ट इसके बाद फेमिनिस्ट और यूटोपिया और यूटोपिक राइटिंग है। इसके बाद इसे फुल ऑफ द फिलोसफी, फैंटेसी, साइंस एंड द पॉलिटिक्स सबको मिक्स कर रखा है। मार्गरेट कैवेंडिश पुट हरसेल्फ इन द बुक, खुद को बुक के अंदर रख लेना, स्टोरी एंड स्टोरी मेटाफिक्शन का यूज करना जो कि इसको एक परफेक्ट एग्जांपल बनाती है द पोस्ट मॉडर्न द प्रिकर्सिव राइटिंग का। तो यहीं पे राइटिंग खत्म होती है। बाकी मेरा नंबर है 8882623821। कोई भी अगर स्पेशल रिक्वेस्ट करना तो 15 से 20 दिन पहले करना, और चैनल को यार प्लीज सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत कम हो रखे हैं इस चैनल पे। और किस तरह की वीडियो लगी है नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और कुछ और अगर हेल्प चाहिए तो प्लीज नीचे कमेंट करना। थैंक यू।